जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 9वीं के अध्याय 1 का मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि मतलब पूरे एक अध्याय का मेन टॉपिक क्या है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो अध्याय 1 में दिया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्या क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्या के परिवार में कौन कौन है, तो समझते हैं। पहला है संख्या। तो संख्या क्या होती है, संख्या के बारे में हम लोग पिछले 8वीं क्लास में भी पढ़े हैं। तो संख्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा होती है काल्पनिक संख्या। और तीसरी है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जैसे हम छोटे क्लासों में पढ़ते थे कि जो संख्या रेखा बनाते थे एक, और उस रेखा पर जितनी भी संख्याओं को दर्शा सकते थे वो सभी संख्याएं क्या होती थी, वास्तविक संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्या में 0 भी आता है और जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या का कोई वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब जो हम कल्पना करके बनाते हैं। जैसे अब इस वास्तविक काल्पनिक संख्याओं का कोई रेगुलर यूज भी नहीं होता है। जैसे 1 को रूट ले लें तो इसका हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं। हालांकि ये संख्या भी वास्तविक काल्पनिक ही होती है, इसको कल्पना के माध्यम से ही बनाया। तो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है, जो हम अपने मन में कल्पना करके सोच लें कि ऐसी भी संख्या एक हो सकती है। जैसे -i के का रूट लगा दें तो इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको हम जब इंजीनियरिंग करें, जेईई में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। मिश्रित संख्या क्या होती है, मिश्रित संख्या का मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, मिश्रित संख्या। जैसे 5 प्लस आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, आई तो इसको बोलते हैं आयोटा। इसका इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इसका मान क्या होता है, आयोटा का मान भी होता है √-1। तो 5 हो गया वास्तविक संख्या और आई क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। अब समझते हैं वास्तविक संख्या जो हमारे क्लास में 9th में दिया हुआ है उन संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होंगी। एक होता है पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है दशमलव। अब एक एक करके समझेंगे। पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक में वे संख्याएं आती हैं, वे सभी संख्याएं आती हैं जैसे ऋणात्मक वाली संख्याएं भी, शून्य भी आता है और धनात्मक वाली संख्या भी आती है। यानी पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें स्पष्ट रूप से। तो ऋणात्मक संख्या है जो इधर, जैसे आपका हो गया 0 से इधर एक संख्या रेखा बनाते हैं, 0 -1 -2, इधर जाएगा इनफाइनाइट और इधर +1 +2, इधर जाएगा इनफाइनाइट। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या हो गई। आते हैं दशमलव पर। तो दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को ही हम लोग बोलते हैं अनवसानी। अनवसानी, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव वे संख्याएं होती हैं जिनका शेष शून्य हो जाता है, यानी भाग देने पर उसका शेष पर शून्य हो जाता है, भाग उसका पूरा चला जाता है।
यानी शेषफल इसका क्या होता है, शेषफल शून्य हो जाता है। जैसे अगर 1/2 को लें तो 1 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी 5 तक जाने के बाद इसका शेषफल शून्य हो जाता है, इसका पूरा भाग चला जाता है। ऐसे ही हम लोग लेते हैं जैसे 7/8, 7/8 तो 7 में 8 का भी भाग देंगे तो इसका भी शेषफल 0 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 0.875। इसके बाद इसका भी शेषफल शून्य हो जाता है। अब अशांत दशमलव में आते हैं तो अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे? पहला होता है आवर्ती दशमलव, अनौसानी आवर्ती, अनौसानी आवर्ती, अनौसानी आवर्ती। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनौसानी अनावर्ती। अनावर्ती इनको भी देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अनौसानी आवर्ती का मतलब होता है कि पहला तो अशांत दशमलव होता है क्या है? अशांत दशमलव वह है जिसका शेषफल कभी शून्य नहीं होगा। शांत दशमलव में शेषफल शून्य आ जाता था, यानी इसका पूरा भाग चला जाता था दशमलव के बाद। लेकिन अशांत दशमलव में क्या होता है कि इसका भाग देने पर कभी भी पूरा भाग कटता नहीं है, यानी शेषफल इसका शून्य कभी नहीं आता है। अनौसानी आवर्ती क्या होता है कि इसमें एक ही संख्या दशमलव के बाद वही संख्या बार रिपीट होती है। जैसे 1/3 को लें तो 1/3 को अगर भाग देते हैं तो यह आएगा 0.33333, ये जाएगा इनफाइनाइट तक, कभी इसका खत्म नहीं होगा, हमेशा 0 के बाद 3 आता रहेगा। ठीक। एक इसका और भी होता है, जैसे 1/7 ले लें तो 1/7 का मान क्या आता है? यह भी एक अनौसानी आवर्ती है जिसका मान होता है 0.4, 0.1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ये इस प्रकार से रिपीट होता है। यानी अगर एक संख्या के बाद भी रिपीट हो रही है तो भी अनौसानी है। संख्या के बाद अगर 3 अंकों के बाद भी वही संख्या फिर से रिपीट हो रही है 1, 4, 2, 1, 4, 2, तो भी यह संख्या क्या कहलाएगी? अनौसानी आवर्ती। मतलब किसी स्थान पर जाने के बाद फिर से वही संख्या रिपीट हो रही है। लेकिन अगर अनौसानी अनावर्ती की बात करें तो अनौसानी अनावर्ती क्या होता है? यह दशमलव के बाद इसकी संख्या कभी रिपीट नहीं होती है, हर बार कोई अलग संख्या आती है। जैसे √2 को ले लें तो √2 का मान क्या आता है? 1.14442, ऐसे डैश 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 करके ये आगे आता रहता है। तो यानी हर बार अलग अलग कोई संख्या आती है, तो ये क्या कहलाएगा? अनौसानी अनावर्ती। पाई का मान भी इसी में आता है, तो पाई का मान क्या होता है? 3.14, इसका भी हर बार अलग अलग मान आता है और ये भी अभी तक जाता रहता है, इसका भी शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। एक चीज और समझते हैं कि जो अनौसानी आवर्ती है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको जो अनौसानी अनावर्ती है इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी अनौसानी अनावर्ती संख्या है ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अनौसानी आवर्ती संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी अशांत दशमलव में आवर्ती अशांत क्या होता है? परिमेय संख्या, और अशांत अनावर्ती क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये रहा संख्या पद्धति के संख्याओं का नियम। आगे हम लोग इसी अध्याय का देखेंगे हर का परिमेयीकरण, जो अगले टॉपिक में है इसी अध्याय में, अध्याय 1 में ही है हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण के बारे में भी हम लोग ठीक से समझेंगे। तो हर का परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, उसे कैसे परिमेयीकरण करते हैं, पहले उसके हर के परिमेयीकरण के बारे में समझेंगे। हर का परिमेयीकरण, तो हर का परिमेयीकरण क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। हर का परिमेयीकरण होता है जब किसी संख्या के हर में, कोई भी संख्या
भिन्न किसमें होती है, अंश बट्टे हर के रूप में। तो अगर हर में कोई भी संख्या वर्गमूल के रूप में दिया हो, किसमें, वर्गमूल के रूप में, वर्गमूल के रूप में दिया हो, तो इस वर्गमूल को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हर का परिमेयीकरण। जैसे अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि 1/√2 है, 1/√2, तो इसके हर में क्या है, रूट में वर्गमूल के रूप में दिया है। अब इसी रूट को हटाने की प्रक्रिया, जिस माध्यम से हम लोग हटाएंगे, जिस नियम से हटाएंगे, वही नियम क्या कहलाएगा, हर का परिमेयीकरण। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हटाते हैं। तो हर का ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2, 1 के साथ गुणा होगा तो √2 आएगा, और ये √2 और √2 का गुणा होगा तो 2 आएगा। तो अब देखिए इसमें हर में परिमेयीकरण करने पर इसका वर्गमूल क्या हो गया, हट गया। ऐसे ही अगर हर में दो संख्या दिया हो तो कैसे करेंगे, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1 बट्टे दिया है a माइनस √b, समझते हैं इसको। तो एक क्या दिया है, 1/1 माइनस √b। अब यहाँ पर क्या था, केवल एक संख्या थी तो उसका क्या कर दिया, ऊपर और नीचे गुणा कर दिए। ऐसे ही अगर दो संख्या दी हो तो क्या करेंगे, दो संख्या जब दी हो तो क्या करेंगे, जो ये चिन्ह है इस चिन्ह को बदलकर अंश में और हर में गुणा करेंगे। तो इसका अगर करें हर का परिमेयीकरण तो इसमें क्या हो सकता है, a माइनस √b, क्या बताया हम अभी, इसके चिन्ह को विपरीत कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और हर में और अंश में इसका गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a प्लस √b बट्टे a प्लस √b, ठीक है। इसका गुणा करेंगे आगे तो ये हो जाएगा ऊपर में a प्लस √b, नीचे हो जाएगा a माइनस √b और a प्लस √b। अब इसमें एक सरल समीकरण लगा देते हैं, a माइनस b और a प्लस b, तो क्या हो जाता है, किसका होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b। इसी को लगा देंगे यहाँ, तो हो जाएगा ये a प्लस √b, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b। ये हो गया दो संख्याओं के हर का परिमेयीकरण। अब हम लोग आगे समझते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक का नियम। इसी अध्याय के लास्ट बिंदु होता है घातांकों के नियम। अभी समझे हम लोग हर का परिमेयीकरण। इससे पहले समझे थे संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी संख्या होती है और कौन कितने प्रकार की होती है। अभी समझे हम लोग हर का परिमेयीकरण। अब आगे समझते हैं हम लोग घातांकों के नियम, वास्तविक संख्याओं के घातांकों का नियम। वास्तविक संख्याओं के घातांक का नियम, घातांकों का नियम। अगर मान लेते हैं कि a और b कोई धनात्मक संख्या है, मान लें कि a और b कैसी संख्या है, कोई धनात्मक संख्या है, कोई धनात्मक संख्या है। और क्या, और मान लेते हैं कि m और n परिमेय संख्या है, m और n क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से समझेंगे। अगला क्या बोले कि a और b क्या है, कोई धनात्मक संख्या है, और m और n क्या है, कोई परिमेय संख्या है। तो पहला नियम क्या होता है, तो पहला नियम होता है गुणा का नियम। गुणा का नियम, गुणा का नियम में क्या है कि अगर आधार समान हो, आधार समान हो, घात भिन्न हो, घात में जैसे a के घात में m और a के घात में m, तो इसका मान क्या हो जाता है, इसमें घातें हमेशा जुड़ जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a के घात में m प्लस n
गुणा का नियम में क्या होता है, एक बार और समझेंगे। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। इसमें इसके लिए आधार में a है और इसके लिए आधार में a है। a के घात में m है, a के घात में n है, तो क्या होता है, हो जाएगा आधार का आधार ही रहेगा और वही रहेगा और इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा। अगला नियम क्या है, अगला नियम है भाग का नियम। भाग का नियम में क्या है उसको लिख लेते हैं। भाग का नियम, भाग का नियम में क्या है, तो a के घात में m है और a के घात में n है, तो क्या होता है, तो इस स्थिति में घातों का माइनस हो जाता है, यानी घातें घट जाती हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a के घात में m माइनस n। ठीक, अगला देखेंगे घात की घात के ऊपर जब घात रहे, जैसे घात की इसको क्या लिखेंगे, घात की घात, जैसे a के घात में m है और इसके पूरे के घात में n है। इस स्थिति में क्या होगा, अभी यहाँ पर देखे थे कि भाग के नियम में a के घात में m था और a के घात में n था बट्टे में, तो क्या हुआ था, घातें घट गई थी। ऐसे ही अगर घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, घातों का गुणा हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं a के घात में m इंटू n। ठीक, अगला आता है जब आधार अलग अलग हो। अभी गुणे के नियम में हम लोग देखे थे, यहाँ पर जब आधार एक ही था, इसमें भी आधार क्या था, a था और इसमें भी आधार क्या था, a था। ऐसे ही नेक्स्ट में देखेंगे अगले में, जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो। जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो, जब आधार भिन्न हो, भिन्न हो, जैसे a के घात में m डॉट इंटू b के घात में m। अब देखिए यहाँ पर दोनों में, इसमें दोनों में आधार में समान था, a था, लेकिन इन दोनों के आधार में अलग अलग है। इसके आधार में a है, इसके आधार में b है, लेकिन इसके घात समान है। इस स्थिति में क्या होता है, आधार का गुणा हो जाता है, आधार का गुणा हो जाता है और घात एक का सेम ही रहता है। ठीक, अगला देखते हैं जब घातें ऋणात्मक हो। जब घात ऋणात्मक हो तब क्या होता है, इस स्थिति में जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई कि a के घात में m है, a के घात में माइनस m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, a के बट्टे में a के घात में m, 1 बट्टे a के घात में m। जैसे अगर कोई संख्या भी लेते हैं, मान लीजिए कि 2 के घात में -1 है, तो ये हो जाता है 2 के घात में 1 बट्टे 2 के घात में 8, यानी 1 बट्टे 2। इस प्रकार से घातांकों के नियम होते हैं। इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के घातांकों का नियम क्या ले रहे हैं हम लोग, a और b कोई धनात्मक संख्या है जिसमें m और n एक वर्गीय संख्या है, तो गुणा का नियम क्या कहता है कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। भाग का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या a के घात में m बट्टे a के घात में n है तो इसकी घातों का माइनस हो जाता है। घात की घात का नियम क्या कहता है, जैसे a के घात में m है और इस पूरे के घात में n है तो घातों का गुणा हो जाता है। जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो क्या होता है, आधार का गुणा हो जाता है और घात वही रहता है। इसी प्रकार से जब घात में -1 हो, तो जैसे a के घात में -m है तो इसका क्या हो जाता है, 1 बट्टे a के घात में m। तो इस प्रकार से हमने अध्याय a के सभी मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझा दिया है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को आप एक बार समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे तो काफी आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।